हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकली बेस पर ही डिफाइन नहीं होती है, लाइफ लॉन्ग सफ़र उस बच्चे को होना पड़ेगा, बड़े होने पर भी होना पड़ेगा। वेलकम टू नमो नमो हेल्थ केयर। ये बात अक्सर आप सुनते होंगे कि इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है या फ्रूट्स को खाने से इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है। हर कोई जानता है कि इम्यूनिटी का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या सभी ये जानते हैं कि इम्यूनिटी बेसिकली किस चीज़ को कहा जाता है? कि जनरली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हम इम्यूनिटी अच्छी होने की बात कही जाती है, पर इम्यूनिटी कहाँ है, किस बात को इम्यूनिटी कहा जाता है, ये बहुत ही अहम बात है कि हम जिस सब्जेक्ट की बात करते हैं, हम जिसके बारे में बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमें ये नहीं मालूम होता है कि आखिरकार वो जो टर्म है वो किस बात के लिए उसका उपयोग हो रहा है या वो किस बात के लिए कहा जा रहा है। तो आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार क्या है ये इम्यूनिटी। क्या आप इस बात को जानते हैं कि इम्यूनिटी आपका कौन सा बॉडी का पार्ट है जिसे इम्यूनिटी कहा जाता है, या इम्यूनिटी किस पार्ट को अच्छा करने से अच्छी हो जाती है? हिंदी में इम्यूनिटी को कहा जाता है दैट इज प्रतिरोधक तंत्र। कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, प्रतिरोधक तंत्र मीन्स रोधक मीन्स जो रोकता है और किसी के अगेंस्ट जो काम करता है। और जनरली जो ये इम्यूनिटी वाला जो वर्ड है या ऑर्गन की जब हम बात करते हैं, या जो वर्ड प्रतिरोधक तंत्र मीन्स जो कि जीवाणुओं से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो सिस्टम जो कि उसके अगेंस्ट काम करता है, इट इज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। इसको कहा जाता है इट इज सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। सेल्फ डिफेंस मीन्स अपना बचाव वो खुद करता है। अगर हम अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखें तो नेचुरली इट इज गॉड गिफ्टेड कि हर पार्ट की जो फंक्शनिंग होती है इट्स सो एक्यूरेट। यदि कोई भी पर्सन बीमार हो रहा है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक एक साइन देती है जिसे हम लोग सिम्टम्स बोलते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई है, जिसे हमें हिंदी में लक्षण कहा जाता है। लाइक अगर किसी को फीवर हो गया, खांसी या जुकाम जैसे लक्षण है, इट मीन्स हमारी बॉडी में कोई ना कोई बाहरी जीवाणु जो है उसने एंट्री की। ये जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं हमारी बॉडी के थ्रू। अगर हमारी बॉडी का मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, नेचुरली वो इस तरह से बना हुआ है कि हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिकली वहाँ होती है। यदि हमारी बॉडी में एक छोटा सा कट भी लग जाता है और वहाँ से यदि खून बहने लगता है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे, यदि कोई पर्सन को कोई डिसीज नहीं है, गंभीर कोई बीमारी नहीं है, बहुत ज़्यादा डायबिटिक नहीं है या कैंसर जैसा अगर रोग नहीं है, तो उस कंडीशन में वो जो खून बहना जो होता है ऑटोमेटिकली कुछ देर बाद रुक जाता है, उसमें जो है कोगुलेशन प्रोसेस हो जाती है। ये बॉडी का ऑटोमेटिक सिस्टम है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी में वो सब कुछ गॉड गिफ्टेड बना हुआ है कि यदि वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो कहीं ना कहीं उसे हील करने के लिए भी वहाँ पे कुछ सिस्टम्स या मैकेनिज्म्स वहाँ पर होते हैं। और यदि कोई घाव भी हो गया है एक टाइम के बाद, वो हो सकता है आपके 3 या 4 दिन हो सकते हैं, वो 1 हफ्ता हो सकता है, लेकिन उस ड्यूरेशन के बाद जो है वो हील होता है, वो घाव भी भर जाता है। दैट्स अ नेचुरल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के साथ में होती है। ये प्रोसेस जो हो रही है, क्यों हो रही है? एक्चुअली इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो काम करता है। यदि कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु यदि आपकी बॉडी में अंदर गया है, पहली चीज तो आपकी बॉडी का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि जो बाहर का जीवाणु है वो आपकी बॉडी के अंदर एंट्री भी नहीं ले सकता। किस तरह से? हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्फ डिफेंस ऑर्गन्स होते हैं, मैकेनिज्म प्रोसेस है। हमारी जो स्किन है, हमारी जो बाहर की जो त्वचा वाला जो भाग है, पहला जो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, ऑर्गन है,
वो हमारी स्किन ही होती है। हमारी स्किन, कोई भी जीवाणु हमारी बॉडी में एंट्री नहीं कर सकता है, क्योंकि स्किन जो है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। बाकी और भी जो पार्ट्स हैं, अगर हम अपने माउथ की बात करें, हम जो खाना खाते हैं, वो खाना खाने में भी हमारा जो बॉडी में जो लार जो ग्रंथि है, उसमें जो सलाइवा बनता है, जो वो भी बहुत सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो भी हमारा कहीं ना कहीं सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ही है। आप जो हवा ले रहे हैं, हम जो हवा लेते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल के अंदर भी हेयर्स होते हैं, म्यूकस फॉर्मेशन होती है, जो कि अगेन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए होता है। हमारी बॉडी के अंदर जब स्टमक भाग में जब भोजन जाता है, वहाँ पर HCl प्रोड्यूस होता है, जो अगेन काम करता है, अगर यदि भोजन हमारी लार ग्रंथि से भी यदि पास आउट होकर स्टमक में जा चुका है, आमाशय भाग में जा चुका है, तो वहाँ से जो HCl प्रोडक्शन है, गैस्ट्रिक जूस जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसे, यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो वहाँ किल करने का काम करता है। उसके बाद जो है बॉडी के और भी पार्ट्स लाइक स्प्लीन है, आपकी थायराइड ग्रंथि है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म में। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और भी एक पार्ट है जो सेल्फ डिफेंस में बहुत मेन रोल निभाता है, वो है आपके ब्लड में प्रेजेंट WCs, वाइट ब्लड सेल्स। हमारे ब्लड में दो तरीके की कणिकाएं होती हैं, एक जिसे हम लाल रंग का ब्लड बोलते हैं, खून जो होता है वो RBCs, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, एंड सेकेंड जो होती हैं वो श्वेत कणिकाएं होती हैं, दैट इज वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसके और भी पार्ट्स हैं यदि हम उन्हें डिवाइड करें। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये हमारी बॉडी के सेल्फ डिफेंस में इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये जो हमारी एंटीबॉडीज फॉर्मेशन हो रही है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज, अगर कोई बाहर का जीवाणु हमारी बॉडी में एंट्री कर गया है, आपके खुद के बॉडी में ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि जो सेल्फ डिफेंस ऑर्गन्स हैं वो ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगते हैं। मीन्स उस बैक्टीरिया के पॉइजन के अगेंस्ट जो है आपके जो एंटीबॉडीज डेवलप होने लगते हैं, जिससे कि वो उसे किल कर सकें और बॉडी से बाहर कर सकें। हमारा ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय होता है, वीक हो जाता है, जिसके कारण ही हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होती है या वीक हो जाती है। अब क्यों हो सकती है कमज़ोर, उसका रीज़न क्या है, ये जानना जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बात कही जाती है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ग्रोइंग जो चाइल्ड्स हैं, यदि वो बीमार हुए हैं, अब पेरेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा सिक्योर हैं अपने बच्चों के लिए, अगर वो बच्चा बीमार हुआ है, छोटी छोटी यदि बीमारी हुई हैं, अगर हम उन्हें एकदम से उन्हें एंटीबायोटिक्स देने लगें, टैबलेट्स देने लगें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आजकल हम मार्केट से लेते हैं, मेडिकल स्टोर से लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे। और अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरीके की बीमारियों के लिए बाहर से जो एंटीबायोटिक्स हैं, टैबलेट्स जो हैं, मेडिसिन जो हैं वो लेने लगता है, तो जो सिस्टम आपकी बॉडी खुद करती है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो है आर्टिफिशियल या बाहर की चीज़ों पर डिपेंड हो जाते हैं। इसलिए एक रीज़न ये कहा जाता है कि छोटे बच्चों को जहाँ तक हो सके हमें उन्हें मेडिसिन्स या हायर डोज नहीं देनी चाहिए जब तक कि बहुत सीरियस कंडीशन ना हो, क्योंकि यदि हम उन्हें स्टार्टिंग से ही मेडिसिन्स पर यदि डिपेंड कर देंगे तो उससे हम उनकी जो बॉडी है वो डेफिनेटली, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना ही होना है। और बहुत प्रैक्टिकली आप इसे देख सकते हैं कि यदि एक पर्सन जो बीमार होता है, नॉर्मल बीमारियां होती हैं, अगर सर में दर्द हो रहा है, यदि किसी को फीवर हुआ है, पेन है, तो आप पेन किलर्स ना लेके, क्योंकि पेन किलर्स के भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं
आप धीरे धीरे देखेंगे कि वो पर्सन ऑटोमेटिकली वो आपको रिलीफ देती हैं, उस टाइम के लिए आपको रिलीफ देती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पर्सन बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। और इसके और भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं, वो आपका लिवर हो सकता है, वो आपकी किडनी हो सकती हैं, जिन पर उन मेडिसिन का इफ़ेक्ट जाता है बहुत ज़्यादा लेने पर, और वो पर्सन बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना जो नेचुरल सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, हमने उसे सप्रेस कर दिया। हम बेस हो गए बाहर के जो मेडिसिन बेस्ड जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके लेने से, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो होती है। एक और वर्ड जो हम इम्यूनिटी के लिए कह सकते हैं, दैट इज द टॉलरेंस बार। एक पर्सन की टॉलरेंस बार। अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम हुई, हम तुरंत उसका रिलीफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बॉडी थोड़ी सी भी सफ़र करे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी पर्सन के थोड़ा सर में दर्द होता है और वो तुरंत जो है वो मेडिसिन लेने लग जाता है, बॉडी में कहीं दर्द हुआ, आप उसमें फूड सप्लीमेंट्स ना लेकर आप मेडिसिन बेस्ड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो सारी मेडिसिन हैं, आफ्टर ऑल दे आर केमिकल्स। हमारे अंदर जो केमिकल जा रहा है वो कहीं ना कहीं केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो रहा है, और कहीं ना कहीं उसके जो इल इफेक्ट्स हैं वो हमें अलग अलग फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं। और ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि अगर डायबिटीज़ स्टार्टिंग में नॉर्मल है, अगर हम उसे नेचुरल तरीके से क्योर कर लेते हैं, कुछ योगा प्रैक्टिस के थ्रू हम उसे क्योर कर लेते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। लेकिन यदि हम उसे उस तरह से ना लेके यदि हम मेडिसिन शुरू कर देते हैं, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं, थायराइड, डायबिटीज़, बीपी, अगर आपने एक बार मेडिसिन लेना शुरू कर दी तो आप उन पर डिपेंड हो जाते हैं, वो आपके लिए मस्ट हो जाती हैं। जब भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक्स जैसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हें सिर्फ ये कह दिया जाता है कि ये पर्सन जो हैं वो डायबिटिक हैं, ये बीपी के पेशेंट्स हैं, इसलिए इन्हें जो है ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। इस डिस्कशन को करने का जो मेन फोकस है कि हम जो है अपनी बॉडी को, स्पेशली बच्चों को, टोटली जो है मेडिसिन बेस्ड ना बनाएं। जितना हो सके स्टार्टिंग से हम छोटी छोटी बीमारियों के लिए उन्हें जो बाहर की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वह उन्हें हम ना दें। हो सके तो हम उन्हें होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट्स उन्हें प्रोवाइड करें। जितना हो सके हमें कहीं ना कहीं नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक पर यदि हम डिपेंड रहते हैं तो कम से कम जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो आपकी वीक नहीं होगी, वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग ही होती है नेचुरोपैथिक एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने से। लेकिन एलोपैथिक का ये एक साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव पॉइंट हम बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं बॉडी की इम्यूनिटी या उसके साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपको अलग अलग फॉर्म्स में कहीं ना कहीं सीरियस डिसऑर्डर्स में देखने को मिलते हैं। एंड इम्यूनिटी को हम सिर्फ एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द टॉलरेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। और सिर्फ ये टॉलरेंस पावर हमारी फिजिकल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो सिर्फ फिजिकली बेस पर ही डिफाइन नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, ये तीनों टर्म्स पर, ये तीनों ही बातें हैं जो हमें स्ट्रांग बनाती हैं। क्योंकि बहुत सारे डिसऑर्डर हमें हमारे होने के कारण हमारे मेंटल जब हेल्थ ठीक नहीं होती है, बहुत सारे हार्मोन्स जो सिक्रेशन है, डायबिटीज़ को कहीं ना कहीं शुगर बेस्ड कहा जाता है, पर उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके मेंटल प्रेशर का भी होता है, क्योंकि हार्मोन्स सीक्रेशन है, और सीक्रेशन जब भी आपकी जो ब्रेन में, दैट इज द मास्टर ग्लैंड, जहाँ आपकी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड जो वहाँ प्रेजेंट होती हैं, अगर वो जो है एक्टिव होती हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पूरी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी जो फंक्शनिंग है, उनका जो रेगुलेशन है, डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ज़रूरत है ये समझने की कि किन चीज़ों से आपको दूर रहना है।
क्योंकि यदि एक बार एक ग्रोइंग चाइल्ड की यदि इम्यूनिटी वीक होती है तो वो कहीं ना कहीं लाइफ लॉन्ग सफ़र उस बच्चे को होना पड़ेगा, बड़े होने पर भी होना पड़ेगा। तो जितना हो सके कहीं ना कहीं हमें नेचुरोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।